फाइनली भाई इतने दिन बाद गाड़ी देख ली है ये रही खड़ी। तो ये जा रही है भाई शायद से ऑफिसर को बुलाने के लिए, क्योंकि चाबी हमने उन्हीं को दे रखी है और बिना उनकी परमिशन के तो ऑब्वियसली ले जा नहीं सकते भाई गाड़ी को। तो उनका वेट करते हैं, जैसे ही वो आएंगे फिर निकलेंगे। ये देखो भाई कितना सामान जब्त कर रखा होता है, ये पूरा वेयर हाउस भरा हुआ है जो क्लियर नहीं हुआ है कस्टम। गाड़ी हमारी ये है भाई। ओए होए मज़ेदार। पर 10 दिन से खड़ी है और इस वक्त भी पूरी धूप हो रही है भाई, अंदर से भपक रही होगी और स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल मैंने ना हटाया नहीं था इसका। वैसे तो 10-11 दिन में बैटरी ड्रेन होनी नहीं चाहिए, बट स्टिल कुछ पता नहीं होता भाई कभी। अगर बैटरी ड्रेन हो गई तो गाड़ी में ही जंप स्टार्टर पड़ा हुआ है जो चार्ज भी है, कर लेंगे जुगाड़। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बट हो जाएगा। तो भाई उन्होंने एक डॉक्यूमेंट में साइन करवाए और मेरी फ़ोटो ली गाड़ी के साथ, क्योंकि अभी तक ये गाड़ी की क्लियरेंस हुई नहीं है, तो इसलिए वो ले जाने दे रहे हैं इसी बेसिस पे कि ये एजेंट है साथ। तो लेट्स को भाई अंदर तो आ गए हैं, देखे स्टार्ट हुई कि नहीं। पहले तो स्टार्ट करते हैं भाई नॉर्मल, इंजन स्टार्ट नहीं करना। हो गई भाई नॉर्मली तो स्टार्ट। अब चलते हैं ज़रा इंजन। हे भगवान प्लीज़ धोखा नहीं देना गाड़ी। हो गई भाई पहली बारी में ही हो गई गजब। खिड़कियाँ खोल देता हूँ सारी, जितनी भी गैसेज और गर्म हवा है वो बाहर निकले पहले, और एयर सर्कुलेशन ऑफ कर देता हूँ फुल करके। लेट्स गो। साइन इन्होंने ना उस डॉक्यूमेंट में लिया है, जब हमारी गाड़ी इन्होंने ली थी ना तो एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया था कि इनकी कस्टडी में हमारी गाड़ी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। हालांकि प्रॉब्लम तो थी हमें, बट साइन तो करना पड़ता है ना भाई, रूल्स है जिस देश के। तो उसी डॉक्यूमेंट में वापस इन्होंने साइन करवाया कि इन्होंने हमारी गाड़ी वापस सही सलामत दे दी है। तो ठीक है, बाकी कुछ हुआ तो नहीं है गाड़ी को, ना बाहर से ना अंदर से। और बाकी ये जो रूल है ना भाई डॉक्यूमेंट वाला, ये हर कंट्री के लिए है, क्योंकि अभी एक जर्मनी के भाई साहब थे और उन जर्मनी के भाई साहब की बाइक भी जो है वो रोक के रखी थी इन्होंने। 14 दिन हो गए थे ऑलरेडी। तो वही सोंकरन से पहले आए होंगे ना वो, इसी चक्कर में अभी ऑफिसर पीछे जा रहे हैं। 4-5 ऑफिसर आए भाई गाड़ी में मस्त एकदम, और अपना चाबी वाबी दी मेरी, और अब वो जर्मनी वाले भाई साहब की चाबी देने गए हुए हैं। तो रूल तो सबके लिए, बट एज एन इंडियन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको। मतलब जब वो देखते हैं ना कि इंडियन पासपोर्ट है, तो जो नॉर्मल इमिग्रेशन की लाइन होती है ना उससे निकाल के भाई अलग से कमरे में ले जाते हैं। क्योंकि हमने जब लाओस वाली साइड से एंटर किया था तब भी यही एक्सपीरियंस था हमारा, और जब कंबोडिया गए तो कंबोडिया इमिग्रेशन पे भी यही एक्सपीरियंस था कि भाई इंडियन, पहले हम लाइन में लगे रहे और फिर इंडियन पासपोर्ट देखते ही ऐसे निकाल दिया लाइन से, अलग से आओ भाई, जैसे प्रॉपर इंटरव्यू ले रहे हो हमारा। और ठीक है, हम जेन्युइन केस थे तो हमें जाने दिया। थोड़ी 30-40 मिनट वेस्ट जरूर हुए, बट ऐसे फंसता नहीं है बंदा। मतलब कुछ गलती करने आए हो तो फंस ही जाओगे, बट हम तो नॉर्मल ट्रैवलर है भाई, तो हमें क्या दिक्कत है। तो भाई ये जा रही है सामने वो जर्मनी वाले भाई साहब की बाइक, BMW है। यहाँ तक मुझे लग रहा है 850 है शायद से, क्योंकि 1250 वाली इतनी बड़ी फील नहीं आ रही। मैंने ऑन करी हुई है 1250 GS से, या होगी भी तो 1250 नॉर्मल वाली होगी, GS वाली, GSA नहीं होगी। और वो सामने आप देख रहे हो मित्सुबिशी का जो पिकअप ट्रक जा रहा है, ये भाई कस्टम ऑफिसर ही है, इन्हीं को ही हमें फॉलो करना है। ये हमें बॉर्डर तक लेकर जाएंगे कि हम भाग ना जाए भाई। देख रहे हो प्रिकॉशंस तो खैर पूरे लिए जा रहे हैं, पर ठीक है इनकी बात भी अब क्या करें, रूल है इनको भी फॉलो करना है। कल को कुछ भी गलत होता है तो नाम तो ऑफिसर्स पे ही आएगा ना, तुमने जाने कैसे दिया। तो इसलिए भाई गाड़ी वाले भाई जल्दी जाओ, वो समझेंगे मैं भग रहा हूँ। अब होपफुली टाइम लगना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी क्लियरेंस हो जाएगी। ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही रखा है, कारनेट पे स्टैम्प वगैरह मारेंगे और फिर मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ आपको, जो परमिट बना ना वो कैसा दिखता है भाई। क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट की वजह से तो इतने दिन के लफड़े हुए हैं सारे के सारे। और ये मित्सुबिशी वाली गाड़ी वही है भाई जो हमें होटल तक छोड़ने गई थी ना उस रात को। जब हमारी गाड़ी इन्होंने रखी थी तो हम पैदल इतने बैग लेके कहाँ जाते। तो ये भाई साहब अच्छे थे, ऑफिसर जो थे, ये छोड़ने गए हमको होटल तक प्रॉपर। तो मैंने बताया ना भाई ऑफिसर सुपर नाइस है, एकदम मस्त। बट वो यार रूल थोड़े से अजीब है। जब एशियन कंट्रीज है भाई तो जाने दो ना, कहीं भी इतना दिक्कत नहीं। यूरोप में देखो कितनी ऐसी एकता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री बॉर्डर तक नहीं है। चलो आप बॉर्डर रख रहे हो कोई नहीं, बट गाड़ी को लेके तो इतने लफड़े मत करो, ये डॉक्यूमेंट दो वो डॉक्यूमेंट दो, क्या करें। बस भाई पहुंच ही गए हैं वो रहा सामने बॉर्डर, लेट्स गो जी। ये देखो भाई बाइक पीछे से, एक्चुअल में मुझे पता नहीं चल रहा कौन सी है, किसी को पता चल रहा हो तो बताना भाई। मुझे लग रहा है 850 या 1250 नॉर्मल वाली होगी। बाकी लगेज वगैज भाई ने पूरा लोड कर रखा है। ये भी इंडिया आए थे भाई, बागा बॉर्डर से एंटर किया था इन्होंने अपना पाकिस्तान साइड से, अमृतसर में सोचो। तो पाकिस्तान से ये बागा बॉर्डर क्रॉस करके आए इंडिया में, और फिर आगे अपना कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक पहुँच गए जर्मनी से। तो मैंने इन्हें बताया कि मैं भी गया था जर्मनी लास्ट ईयर, इंडिया टू लंदन। तो सुन के बड़े खुश हुए। मतलब अच्छा लगता है ऐसे ट्रैवलर्स मिलते हैं ना जो बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो, तो अच्छा लगता है देख के। चलो बाकी मैं फ़ोन रखूँ भाई, अलाउड नहीं होता आगे ज़्यादा शूट करना। मतलब कुछ बॉर्डर में दिक्कत नहीं होती, बट दिक्कत निकल गई तो फ़ायदा नहीं ना, क्यों रिस्क लेना। आज अपनी गाड़ी लेनी है किसी भी हालत में, मैं नहीं चाहता वीडियो के चक्कर में और डिले हो। वो खड़ा है सामने सोनी का
उन आंटी जी तो नहीं, दीदी जी के साथ पूरा। चलो भाई सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, क्लियरेंस हो गई है, बट एक पंगा हो गया है, वो अभी फिलहाल होटल चलते हैं, फिर बताऊंगा आपको पूरी डिटेल में। लेट्स गो भाई, लेट्स गो, निकलते। लाओ चाबी दो। चलो जी। वैसे तो भूख लगी है भाई, बट कुछ खाने का मिलेगा नहीं है। गन्ने के जूस की रेडी दिख रही है पीछे, जूस ही पी लेते हैं। होटल जाते हैं भाई, जल्दी जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज करके नहा धो के अपना बैग वैग डाल के निकलेंगे। सोहन तो रेडी है, ये तो नहा लिया था। मैं अभी रेडी होऊंगा और सामान फिर उसके बाद, मतलब पैकिंग तो करनी नहीं है क्योंकि कुछ खोला ही नहीं था भाई, तो डायरेक्टली बैग बस ऐसे के ऐसे ठूस के निकल लेंगे। क्योंकि अभी सफर है भैया लंबा, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर है, आप समझ लो 1500 या 1300 के बीच में, अभी देख के बता दूंगा। और एक दिन में तो होने से रहा वो, क्योंकि गूगल मैप ही दिखा रहा है 16 घंटे, तो 16 घंटे ड्राइव करने में तो बैंड बच जाएगी। तो इसको देखते हैं भाई 2 दिन या 3 दिन में कवर करेंगे आराम से अपना, क्योंकि हमें कुछ जल्दी है नहीं इतनी, तो क्यों फालतू में बॉडी को कष्ट देना अपनी। तो होटल के अंदर चल के आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ और क्या दिक्कत हुई है वो भी बताता हूँ। भाई हमारे साथ ना बहुत दिक्कतें हो रही है इस ट्रिप में। अब वैसे तो वीडियो में इतनी दिक्कतें बताने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बट मैं इसलिए बता देता हूँ भाई कि एक अपनी भी मेमोरी रहेगी कि हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। और दूसरा, हमारे बाद अगर कोई ये ट्रिप करना चाह रहा है या ऐसा कुछ करना चाह रहा है, तो उसको पता होगी भाई जो हमारे साथ चीजें हो रही है वो अवॉइड कैसे करनी है या उसका सोल्यूशन क्या है, ताकि उसको परेशान ना होना पड़े। तो हमारे तो पैसे, दिन, टाइम, एफर्ट्स लग रहे हैं सब कुछ, बट ये किसी और के काम आ जाएंगे ना, तो एट दी एंड वर्थ इट रहेगा सब कुछ। पर किसी के काम ही नहीं आ रहे, मैं बता नहीं रहा यूट्यूब पे या किसी की मदद नहीं कर पा रहा, तो फिर हमारा झेलना भी एक तरह से फालतू है। क्योंकि इसी भाई कॉन्सेप्ट से मैंने यूट्यूब शुरू किया था कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में लोगों की मदद करूंगा, और वही कर रहा हूँ भाई। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि दिक्कत हो कि क्या इतनी दिक्कतें होती रहती है तुम्हारे साथ, बार बार तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही हो जाती है, मत बताया करो। बट मैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई, एक्चुअल में जिनको कभी ना कभी काम आ जाए। तो अगर भाई 6 लाख लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और उसमें से कोई एक बंदे को भी काम आ गई, तो मेरा तो भैया वसूल हो जाएगा ना, कि हाँ ठीक है, हो गया बढ़िया। हेलो, वही तो कह रहा हूँ। अब वो जर्मनी वाले भाई साहब है, उनका भी सेम केस था भाई। उन्होंने लाओस से थाईलैंड एंटर करा था अपनी बाइक के साथ, वहां पे उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, आराम से कह रहे स्मूथली हो गया। फिर वो भी हमारी तरह बेचारे थाईलैंड से कंबोडिया चले गए घूमने, और कंबोडिया से जब थाईलैंड आ रहे थे तो उनको भी धर लिया। तो वो तो 14 दिन वेट कर रहे थे, हमने तो फिर भी 11 दिन ही करा, 3 दिन कम था हमारा। और उनसे लिए थे भाई एजेंसी वालों ने $200, क्योंकि बाइक थी ना। हमसे कितने 250 लिए थे ना, 250 लिए थे हमसे भाई। कल तो चल नहीं रहा था, चल गया। अब मेरे को लग रहा है 12 बज गए ना, एक्सपायर हो गया होगा। चल गया भाई, क्या बात है। लेट्स गो भाई, जल्दी जल्दी करते हैं, निकले पे 15-20 मिनट ही लगाऊंगा। इसमें एक तो हमारा कार नेट है, जो हमने इनको तो नहीं दिया था, हमारे पास ही था, बट इसमें स्टैंप मार दिया गया है। ये देखो भाई, थाईलैंड में एंट्री का स्टैंप लग चुका है। जब एग्जिट करेंगे उस टाइम पे एक स्टैंप लगेगा, और वो इसका दूसरा पन्ना भी फाड़ लेंगे। इसके अलावा भाई एक ये हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड बना है, जो मेन परमिट है, इसमें स्कैनर है, वो मैंने छुपा रखा है। तो इसमें वैलिडिटी दे रखी है 21 अप्रैल, यानी आज से 5 मई तक वैलिड है। मेरा नाम लिखा हुआ है इसमें, गाड़ी का नाम लिखा है, गाड़ी का कलर लिखा है। और ये देखो अब मेन चीज, एंट्री एंड एग्जिट 2 चीजें दिख रही है ना। तो एंट्री तो सही है भाई, ये अरनप्रीत कस्टम, मतलब ये बॉर्डर का एरिया। बट एग्जिट में ना इन्होंने बुकेता कस्टम हाउस लिख दिया यहाँ पे। एक्चुअल में थाईलैंड और मलेशिया के बीच में ना 6-7 चेक पॉइंट है, बट उसमें से बाय लैंड ना 2 मेजर चेक पॉइंट है। एक है सदाओ बॉर्डर और एक है ये वाला। अब हमें एग्जिट लेना था भाई सदाओ बॉर्डर से, बट एजेंसी ने फॉर्म भरते वक्त लिख दिया ये वाला बॉर्डर। अब इस बॉर्डर में 2 प्रॉब्लम, 2 भी नहीं 3 प्रॉब्लम है। एक तो ये दूर ज्यादा है, ऊपर से एरिया थोड़ा पहाड़ी इलाका टाइप का है लग रहा है मुझे, क्योंकि गूगल मैप कम किलोमीटर के लिए ज्यादा टाइम दिखा रहा है, तो मतलब रोड अच्छी नहीं होंगी। दूसरी मेजर चीज, सदाऊ बॉर्डर की मैंने पूरी रिसर्च कर रखी थी कि मलेशिया साइड में कैसे एंट्री लेनी है। एक परमिट बनता है मलेशिया का भी, वो भी बॉर्डर पे बनता है। तो सदाऊ बॉर्डर पे तो है उनका ऑफिस, JPJ करके कंपनी है वहां की लैंड अथॉरिटी की, तो वो बनाते हैं वो ICP, इंटरनेशनल सर्कुलेशन परमिट करके। अब इस बॉर्डर पे वो ऑफिस है नहीं है, वो हमें नहीं पता, ना मैंने रिसर्च करी हुई। तीसरी सबसे मेजर दिक्कत, चलो वो बताता हूँ, पहले डॉक्यूमेंट दिखा दूं आपको, क्योंकि वो थोड़ी मेन चीज दिक्कत है। इसके अलावा इन्होंने एक ये कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, यही सेम डॉक्यूमेंट हमारा लाओस से जब एंटर कर रहे थे थाईलैंड तब भी बना था। एंड ये भाई हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो फॉरेन व्हीकल परमिट बना उसका। यहाँ पे देखो एजेंसी का नाम लिखा हुआ जिनसे अप्लाई करवाया है। एंड प्लेस ऑफ एग्जिट देखोगे तो बुकेता कस्टम हाउस ही है। इसके अलावा भाई इन्होंने देखो व्हीकल की पिक्चर निकाली है, वो भी कलर में। ये फोटो तो मैंने ही भेजी थी ने, बट प्रिंट आउट इन्होंने करके दिया, आगे से, रियर से और साइड लुक। तो इस तरह से हर गाड़ी की यहाँ पे फोटो जो मतलब ऐसे कॉपी देनी पड़ती है। इसके अलावा ये थाईलैंड का भाई कंपलसरी इंश्योरेंस है, जो हमने पहले करवाया था बॉर्डर पे, 300 थाई बात का। और ये देखो, ये है भाई मेन वाला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो एजेंसी ने करवा के दिया है। अराउंड 2000 थाई बात का है क्या,
ओ भाई साहब महंगाई है ये तो फिर। इसके अलावा ये हमारी आइटनरी है ट्रिप की, जो इन्होंने बना के दी है गवर्नमेंट के लिए पूरी, की हम इस दिन यहाँ जाएंगे। हालांकि हम जाएंगे कहीं नहीं, हम तो सीधा बॉर्डर की तरफ ही खींच रहे हैं। और यहाँ लिखा है इन्होंने हाथियाई बुकेता मलेशिया बॉर्डर। एक एक प्रोविंस यानी कि स्टेट्स को मेंशन किया गया है भाई कि कहाँ कहाँ जाने वाले हम अपनी गाड़ी के साथ। तो देख रहे हो इतनी रिस्ट्रिक्शन है। अब ये सब चीजें क्यों है, क्योंकि भाई थाईलैंड का रूल है, अगर आपकी गाड़ी मलेशिया, सिंगापुर या लाओस और कंबोडिया भी है शायद से, मलेशिया नहीं है, सिंगापुर, लाओस और कंबोडिया है, अगर इन 3 देश के अलावा किसी देश में रजिस्टर्ड है तो आपको ये फॉरेन व्हीकल परमिट लेना पड़ेगा, जिसको बनवाने के लिए ना आपके साथ एक टूर गाइड होना चाहिए और एक बैकअप व्हीकल भी। जैसे चाइना में था ना कि एक गाइड हमारे साथ ही रहेगा, अभी आप अपनी गाड़ी में बिठा लो या उसकी गाड़ी, बट यहाँ पे तो सीना भाई दूसरी ही गाड़ी होनी चाहिए, हमारी गाड़ी भी नहीं। तो उसके लिए ना ये एजेंसियां थोड़ा सा शायद घपला वपला कर देती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा देती है कि दिखाने के लिए कस्टम वालों को कि हमारे साथ एक गाड़ी है, बट एक्चुअल में गाड़ी होती नहीं है, सिर्फ हम ट्रैवल अकेले कर सकते हैं। बट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की नजर में ऐसा बना है कि हमारे साथ एक एजेंसी है साथ में। अब इनका पता नहीं क्या चीज होती है, मुझे तो नॉलेज नहीं है इस चीज की, क्या करते हैं ये, बट रूल मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने गूगल पे देखा है इनकी वेबसाइट पे। अब बट ठीक है, अब हमारे साथ कोई एजेंसी नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे 2 दिन में 3 दिन में जितने भी दिन में हो सके बॉर्डर तक खींचने की, और घूमना फिरना तो है नहीं अब ज्यादा कुछ भी। अच्छा हाँ, अब दिक्कत बताता हूँ उस वाले बॉर्डर की क्या है। तो भाई जैसे ना ये वाला जो एरिया है ना, दिखाता हूँ एक मिनट रुको गूगल मैप में, जो दूसरा बॉर्डर है जिससे इन्होंने एंट्री लिखी है, वहां पे प्रॉब्लम ये है कि भाई वहां ना एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी बहुत रहती है। ये एरिया दिख रहा है आपको, नाराथीवाट, इस एरिया में ना भाई बहुत सारे मतलब ऐसे अटैक्स, बॉम्ब वगैरह के ना इंसिडेंट होते रहते हैं। मतलब काइंड ऑफ आप समझ लो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काफी है। तो अभी मतलब 2012 का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 3 फॉरेनर्स को मार दिया था उन्होंने। फिर 2022 का पड़ा, 2023 का पड़ा, 2024 फरवरी में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे भाई, एक गाड़ी फोड़ दी पूरी की पूरी, तो 2-3 लोगों की डेथ भी हुई थी उसमें। तो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं, इसमें कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है। एक तो भाई पुलिस ऑफिसर के घर के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो मतलब थोड़ा सा ये रिस्की एरिया है। अब प्रॉब्लम, अब मैंने उन्हें कहा कि भैया चेंज कर दो, मेरे को नहीं जाना उस बॉर्डर से, बहुत दूर भी है और मुझे नहीं पता बॉर्डर क्रॉसिंग में इजी रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे सदाऊ बॉर्डर से ही क्रॉसिंग करनी है। बट वो कह रहे हैं अब तो नहीं हो सकता, अब तो बन चुका है आपका। बट हम अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं, आप जाओ सदाऊ बॉर्डर ही, मैं वहां पे अपना एक एजेंट भेज दूंगा, वो एजेंसी कह रही, और वो ऑफिसर से बात करके आपको सदाऊ से ही एग्जिट करवा देंगे। बट 50-50 चांस है, अगर तो वहां पे ऑफिसर नहीं मानते सदाऊ बॉर्डर पे, तो हमें फिर सदाऊ बॉर्डर से जाना पड़ेगा दूसरे बॉर्डर, अराउंड 6 घंटे का रास्ता है वहां से, 400-500 किलोमीटर, और फिर उसी ही बॉर्डर से एग्जिट करना पड़ेगा, जो कि काफी रिस्की है, टाइम कंज्यूमिंग है, और पता नहीं भाई मलेशिया में वहां से एंट्री का प्रोसीजर क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है दोनों चीजों की। पहले तो सदाऊ बॉर्डर ही जाएंगे और देखते हैं भाई, हो जाए तो बढ़िया।